प्रिय साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर में 2024-25 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं वन लाइनर के माध्यम से। और ये वीडियो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला ही प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 की आयोजन तारीख कौन सी थी। यानी 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक हुआ, इसका डेट क्या था? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में 2024 का ओलंपिक हुआ था। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन स्थल कौन सा था? पेरिस ओलंपिक 2024 का जो ओलंपिक था वो पेरिस में हुआ, जो कि फ्रांस की राजधानी था। पेरिस शहर ने कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी की? पेरिस शहर ने कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी की? तो 3 बार। कब कब? तो 1924 और 2024। और 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक हुआ, क्रम का ये 33वां था। यानी पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? ये 33वां संस्करण था। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल और अन्य स्पर्धाएं थी? 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें कितने खेल और कितने स्पर्धाएं थी? तो 32 खेल और 32 खेल में 329 स्पर्धाएं शामिल था। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेल शामिल किए गए? 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? तो 4 नए खेल शामिल किया गया। ब्रेकिंग, दूसरा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। ये 4 खेल 2024 के पेरिस ओलंपिक में नए खेलों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर था। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में 2024 के अंदर में जो हुआ, इसका शुभंकर था ओलंपिक फ्रीज। अगला है ओलंपिक फ्रीज को कितने रंगों में दर्शाया गया है? ओलंपिक फ्रीज को 3 रंगों में दर्शाया गया है। ये रंग है नीले, सफ़ेद और लाल रंग। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के तरफ से ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में कौन थे? तो वो पीवी सिंधु और शरद कमल थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सेफ डी मिशन यानी मिशन का प्रमुख कौन था? वो गगन नारंग थे। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह के ध्वजवाहक थे मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओलंपिक टीम का प्रमुख प्रायोजक कौन थी? वो अडानी समूह था। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साई अशोक, मुक्केबाजी स्पर्धा के रेफरी थे। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक ऑर्डर से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? वो अभिनव बिंद्रा थे। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज एथलीट कौन थे? 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज एथलीट थे रोहन बोपन्ना, जो 44 वर्ष के थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ इस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 6 पदक जीते। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते? भारत ने कुल मिला के 6 पदक जीते, जिसमें से कि एक भी स्वर्ण पदक नहीं था, 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक। इस तरह से कुल मिला के 6 पदक जीते। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत किस रैंक पर रहा? पेरिस ओलंपिक 2024 में जो हुआ, भारत किस रैंक पर रहा? तो भारत 71वीं रैंक पर रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष रैंक पर कौन सा देश था? पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष रैंक पर यानी पहले स्थान पर कौन सा देश था? तो वो अमेरिका था। कुल पदक 126 था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए रजत पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक स्पर्धा में। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए कांस्य पदक किन खिलाड़ियों ने जीता?
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए कांस्य पदक जो जीता, जिसमें मनु भाकर, सरबजीत सिंह, स्वप्निल कुरसाले, अमन सहरावत और भारतीय हॉकी टीम था। अगला प्रश्न है, एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन बनी? वो मनु भाकर बनी। यानी एक ही ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज मनु भाकर। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की आयोजन तारीख कौन सी थी? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन का तारीख था 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन स्थल कौन सा था? 2024 का पेरिस पैरा ओलंपिक का आयोजन स्थल था फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 पैरा ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? तो ये पैरा ओलंपिक का 17वां संस्करण था। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल और अन्य स्पर्धाएं शामिल था? यानी 2024 में जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ, इसमें कुल कितने खेलों में कितने स्पर्धाएं थे? तो 22 खेल में 549 स्पर्धाएं शामिल था। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या था? वो था गेम्स वाइड ओपन। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का पैरालंपिक प्रतीक कौन सा था? तो वह है एगिटोस, लैटिन से जिसका अर्थ है मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के भारत के सेफ डी मिशन यानी मिशन का प्रमुख कौन था? वो थे सत्य प्रकाश संगवान। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल ने कुल मिला के 29 पदक जीते। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 2024 में जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ, भारत का स्थान क्रम में से कौन सा रहा? तो 18वें स्थान पे क्रम में रहा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते? तो इसके बारे में अगर बात करें, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल मिला के 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक जीता और इस तरह से टोटल पदक 29 जीता। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आच्छादन कितना है? भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष कितने प्रतिशत है? प्रतिशत में 25.17% भूभाग पर वन है, जबकि वर्ग किलोमीटर में 18,27,357 वर्ग किलोमीटर पर क्षेत्रफल पर ये वन और वृक्ष है। अगला प्रश्न है, ISFR 2023 रिपोर्ट के तहत भारत में कुल वन आच्छादन कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि 21.76% भूभाग है। अगला प्रश्न है, ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल वृक्ष आच्छादन कितना है? तो अगर बात कर ले इसका, तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में 3.41 भूभाग। अगला प्रश्न है, ISFR 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आच्छादन में कितना वृद्धि हुआ? वृद्धि की बात करेगा तो ये है 1,445.81 वर्ग किलोमीटर। वन की बात करेगा जिसमें से कि 156.41, वृक्ष की बात करेगा तो 1,289.4, इतना वृद्धि हुआ। अगला प्रश्न है, ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य में वन और वृक्ष आच्छादन
में सर्वाधिक वृद्धि हुई वो छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य में वन आच्छादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई तो वो मिजोरम में 242 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य में वन और वृक्ष आच्छादन में सर्वाधिक कमी है तो वह है मध्य प्रदेश, जहाँ पर कि -612.41 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है ISFR 2023 के अनुसार भारत में सबसे अधिक वन आच्छादन वाला राज्य कौन सा है तो वह है मध्य प्रदेश, 77,073 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भूभाग के प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन आच्छादन है तो वह लक्षद्वीप, जहां पर कि 91.33% भाग पर वन है। अगला प्रश्न है ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल कार्बन स्टॉक कितना है तो 7,285.5 मिलियन टन है। अगला प्रश्न है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन तिथि क्या थी। यानी ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 में जो आयोजन हुआ इसका तिथि था 2 जून से 29 जून 2024 तक। ICC T20 विश्व कप 2024 T20 विश्व कप का कौन सा संस्करण था तो ये 9वां संस्करण था। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किन देशों ने की। ICC T20 विश्व कप 2024 जो हुआ इसका मेजबानी किया संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने। अगला प्रश्न है ICC T20 विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी थी। ICC T20 विश्व कप 2024 की विजेता टीम भारत थी और भारत ने इस तरह से दूसरी बार ICC T20 विश्व कप के विजेता बने, पहली बार 2007 में और दूसरी बार 2024 में। अगला प्रश्न है ICC T20 विश्व कप के फाइनल मैच में भारत ने किस देश की टीम को हराया। दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर T20 विश्व कप का फाइनल मैच 2024 में जीता था। अगला प्रश्न है ICC T20 विश्व कप के फाइनल मैच का स्कोर क्या था। ICC T20 विश्व कप का फाइनल मैच का स्कोर था भारत 176 रन 7 विकेट पर बनाए थे, जबकि दक्षिण अफ्रीका 169 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाया और इस तरह से भारत ने इस मैच को जीता था। अगला प्रश्न है ICC T20 विश्व कप के फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे। ICC T20 विश्व कप के फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच थे विराट कोहली। अगला प्रश्न है ICC T20 विश्व कप टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे। ICC T20 विश्व कप जो हुआ इसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे तो वो जसप्रीत बुमराह जो थे ICC T20 विश्व कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। अगला प्रश्न है ICC T20 विश्व कप टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए। ICC T20 विश्व कप टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन जो बनाए वो बनाए रहमानुल्लाह गुरबाज ने, जो अफगानिस्तान का खिलाड़ी था। इन्होंने 281 रन बनाए थे। अगला प्रश्न है ICC T20 विश्व कप टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट किस खिलाड़ी ने लिए। वो लिए थे फजल हक फारूकी जो अफगानिस्तान का खिलाड़ी थे और दूसरे स्थान पे थे अर्शदीप सिंह जो भारत के 17 विकेट लिए थे। अगला प्रश्न है T20 विश्व कप के फाइनल मैच में सूर्य कुमार यादव ने किस खिलाड़ी का महत्वपूर्ण कैच पकड़ा जिसके लिए उन्हें स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। वो था डेविड मिलर का। अगला प्रश्न है ICC T20 विश्व कप 2024 का आयोजन तिथि क्या था। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन तिथि था 3 से 20 अक्टूबर 2024। अगला प्रश्न है ICC महिला T20 विश्व कप 2024 T20 महिला विश्व कप का कौन सा संस्करण था। यानी कि ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का जो आयोजन हुआ ये क्रम का 9वां था। अगला प्रश्न है ICC महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश ने की। ICC T20 विश्व कप महिला विश्व कप 2024 की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात ने की थी। अगला प्रश्न है ICC महिला T20 विश्व कप 2024 में कितनी टीमों ने भाग लिया था।
आईसीसी टी20 विश्व कप महिला टी20 विश्व कप 2024 में कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन था? तो वो न्यूजीलैंड था। अगला प्रश्न, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने किस टीम को हराया? तो वो दक्षिण अफ्रीका को हराया। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के फाइनल मैच का स्कोर क्या था? आईसीसी टी20 महिला विश्व कप के फाइनल मैच का स्कोर था न्यूजीलैंड 158 रन 5 विकेट पर और दक्षिण अफ्रीका 126 रन पर 9 विकेट के नुकसान पर इन्होंने बनाया था। अगला प्रश्न है, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप के फाइनल मैच की प्लेयर ऑफ द मैच कौन थी? तो वो अमेलिया केर थी, जो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी भारत के किस राज्य ने की? तो उत्तराखंड ने किया था। उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किया था। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन तिथि क्या थी? 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन का तिथि था 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 38वें राष्ट्रीय खेल में कुल खिलाड़ियों की संख्या था 11,340। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर यानी मस्कट क्या था? तो वो था मौली। यानी 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर यानी मस्कट था मौली। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल की टैगलाइन क्या थी? 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन था संकल्प से शिखर तक। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितनी खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा हुई? 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल विधाओं की बात करें तो 32 प्रतिस्पर्धा खेल और 4 प्रदर्शन खेल शामिल थे। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले दल कौन थे? वो थे सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिन्होंने की 121 पदक और महाराष्ट्र 201 पदक और हरियाणा 153 पदक। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किस संगठन को प्रदान किया गया? वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार ये प्रदान किया गया जापानी संगठन निहोन हिंडाक्यो को। अगला प्रश्न है, 2024 के चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है और उन्हें यह पुरस्कार किस खोज के लिए मिला? तो ध्यान रखिएगा, 2024 के चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो दिया गया विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रूबकुन को, और ये जो दिया गया माइक्रो आरएनए की खोज और जीन अभिव्यक्ति में इसकी भूमिका के लिए। अगला प्रश्न है, 2024 का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को मिला और किस कार्य के लिए मिला? तो वो मिला डेविड बेकर को, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिन को, जो प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी और डिजाइन के लिए इनको दिया गया था। अगला प्रश्न है, 2024 की भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है और उन्हें यह पुरस्कार किस योगदान के लिए मिला? तो 2024 में भौतिकी के लिए जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो है जॉन एच हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग में उनके मौलिक योगदान के लिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का साहित्य यानी लिटरेचर नोबेल पुरस्कार किसे मिला? 2024 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हांगकांग को, हांगकांग। अगला प्रश्न है, 2024 के आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो वो हैं डोरोन असेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्स। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को मिला? वो है अनोरा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला और किस फिल्म के लिए? यानी 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर के विजेता अभिनेता वो कौन है? तो वो हैं एड्रियन ब्रॉडी, जो फिल्म है द ब्रूट लिस्ट। अगला प्रश्न है,
ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला और किस फिल्म के लिए मिला? तो 2025 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो दिया गया वो दिया गया माइकी मेडिसिन, फिल्म अनोरा है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता यानी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला किरेन कुल्किन। जो फिल्म है, फिल्म का नाम है ए रियल पेन। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला है शॉन बेकर। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2025 में सर्वाधिक नामांकन किस फिल्म को मिला? 2025 में ऑस्कर में सर्वाधिक नामांकन किस फिल्म को मिला? वो है एमिलिया पेरेज, जिसमें 13 नामांकन है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो वह है आई एम स्टिल हियर, जो ब्राज़ील से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर का पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला नो अदर लैंड, जो फिलिस्तीन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन हुआ जयपुर, भारत में। अगला प्रश्न है, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला लापता लेडीज को। अगला प्रश्न है, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला किरण राव को लापता लेडीज के लिए। अगला प्रश्न है, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए। अगला प्रश्न, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला निशांती गोयल लापता लेडीज के लिए। अगला प्रश्न, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो रवि किशन को लापता लेडीज के लिए। अगला प्रश्न, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका का पुरस्कार किसे मिला? तो राघव जीवाल को मिला और किल मूवी के लिए। अगला प्रश्न, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला लक्ष्य लालवानी किल मूवी के लिए। अगला प्रश्न, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री यानी बेस्ट डिबेट फीमेल का पुरस्कार किसे मिला? तो वो है प्रतिभा रांटा, जो लापता लेडीज के लिए मिला है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 किसने प्रस्तुत किया? केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया निर्मला सीतारमन ने। अगला प्रश्न, 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपना लगातार कौन सा केंद्रीय बजट पेश किया? तो ये लगातार 8वां बजट प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले कितने जिलों को शामिल किया गया? तो 100 जिलों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, 2025-26 के बजट में व्यक्तिगत आयकर की नई छूट सीमा क्या निर्धारित की गई है? 2025-26 में बजट में व्यक्तिगत आयकर की नई छूट की सीमा 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के कितने प्रतिशत पर रखा गया है? बजट 2025-26 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के 4.4% पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 के अनुसार देश में शीर्ष दाल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो शीर्ष दाल उत्पादक राज्य में है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे राजस्थान। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में कितने नए गंतव्यों को जोड़ने के लिए यूडीएएन योजना को संशोधित किया गया? तो वह है 120 नए गंतव्य। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 के अनुसार किस वर्ष तक देश की दालों की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर भारत की निर्भरता को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? यह है 2029।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन को रेखांकित किया गया है? केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए 4 रेखांकित इंजन किए गए हैं। यह है कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई, निवेश को आयात, निवेश और निर्यात। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है? केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि जो है 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित निर्यात संवर्धन मिशन को कौन से मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा? केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित निर्यात संवर्धन जो है मिशन कौन सा मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा? तो ये वाणिज्य मंत्रालय यानी एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में कुल सरकारी व्यय का अनुमानित आंकड़ा क्या है? बजट 2025-26 में कुल सरकारी व्यय का अनुमानित आंकड़ा है 50,65,345 करोड़। अगला प्रश्न है, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, कौन सा टाइगर रिजर्व 55वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित हुआ था? कौन सा टाइगर रिजर्व जो 55वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित हुआ? तो वो है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? तो 56वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, 57 नंबर का यानी 57वें नंबर का टाइगर रिजर्व का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये है रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, घोषित 58वें टाइगर रिजर्व का नाम क्या है और यह किस राज्य में स्थित है? तो घोषित 58वें टाइगर रिजर्व का नाम है माधव टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक हुआ। अगला प्रश्न, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस देश में हुआ था? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कुल कितनी टीमें शामिल थी? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कुल टीमें जो शामिल थी वो 8 टीमें शामिल थी। अगला प्रश्न, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच किस टीम ने जीता? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच भारत ने जीता। अगला प्रश्न, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की उप विजेता टीम कौन थी? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का उप विजेता टीम न्यूजीलैंड था। अगला प्रश्न, आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के 4 ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 4 ब्रांड एम्बेसडर थे शिखर धवन, सरफराज अहमद, शेन वाटसन और टीम सऊदी। तो ये 4 ब्रांड एम्बेसडर थे। अगला प्रश्न, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत के सभी मैच कहाँ खेले गए? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत के सभी मैच दुबई यानी यूएई के अंदर खेला गया। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल 2025 का आयोजन कब हुआ था? महिला प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल 2025 का आयोजन 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक हुआ। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूपीएल 2025 यानी डब्ल्यूपीएल 2025 बीपीएल का कौन सा संस्करण था? यानी 2025 में जो डब्ल्यूपीएल हुआ ये कौन सा संस्करण था? तो ये संस्करण तीसरा था। डब्ल्यूपीएल यानी महिला प्रीमियर लीग में कुल कितने टीमें शामिल थी? तो टीमों की संख्या की बात करें तो कुल मिला के 5 टीम शामिल थी। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूपीएल 2025 नीलामी की सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? डब्ल्यूपीएल 2025 में नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी सिमरन शेख जिसको कि
1.90 करोड़ में गुजरात टाइटंस ने खरीदा था। अगला प्रश्न है WPL 2025 की विजेता टीम कौन थी? WPL 2025 की विजेता टीम थी मुंबई इंडियंस। अगला प्रश्न है WPL 2025 की उप विजेता टीम कौन थी? तो वो थी दिल्ली कैपिटल्स। अगला प्रश्न है WPL 2025 टूर्नामेंट की सबसे मूल्यवान खिलाड़ी और ऑरेंज कप विजेता कौन है? तो वो है नेट साइबर ब्रंट, जिन्होंने 523 रन बनाए। अगला प्रश्न है WPL 2025 की पर्पल कैप विजेता कौन है? WPL 2025 के पर्पल कैप के विजेता हैं अमेलिया केर, जिन्होंने 18 विकेट लिए। अगला प्रश्न है WPL 2025 में इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसे दिया गया? WPL 2025 में इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया अमनजोत कौर को। अगला प्रश्न है इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 का आयोजन तिथि क्या है? IPL का 2025 का आयोजन तिथि है 22 मार्च से 25 मई 2025 तक। अगला प्रश्न IPL 2025 में कुल कितने टीमें शामिल रही? IPL 2025 में कुल टीमें शामिल रही 10 टीम। अगला प्रश्न है IPL 2025 नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? IPL 2025 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बने, जिन्हें 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा था। अगला प्रश्न है IPL 2025 यानी IPL ये कौन सा संस्करण था? IPL का कौन सा संस्करण था? तो ये 18वां संस्करण था। अगला प्रश्न है भारत रत्न 2024 में कितने व्यक्तियों को यह सम्मान प्राप्त हुआ? भारत रत्न 2024 में जो पुरस्कार दिया गया कितने लोगों को? तो 5 लोगों को दिया गया। वर्ष 2024 के भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? उसमें थे लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, मरणोपरांत इनको दिया गया, चौधरी चरण सिंह इनको भी मरणोपरांत दिया गया, PV नरसिंहा राव इनको भी मरणोपरांत दिया गया, MS स्वामीनाथन इनको भी मरणोपरांत दिया गया। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे वर्ष 2024 में भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन कौन? लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिंहा राव और MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? वर्ष 2025 में 139 पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल था। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 में पद्म विभूषण प्राप्त पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन हैं? वो हैं कुमुदनी रजनीकांत लखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, दुबूर नागेश्वर रेड्डी, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, MT वासुदेवन नायर और है ओसामू सुजुकी और है शारदा सिन्हा, इनको मरणोपरांत दिया गया। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता? यह है जेनिक सिनर, जो इटली का खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का महिला एकल खिताब जीता? तो वह है मेडिसन क्रीज, जो अमेरिका का खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है US ओपन 2024 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता? यह है जेनिक सिनर, जो इटली का खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है US ओपन 2024 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का महिला एकल खिताब जीता? ये है आर्यना सरवालेंका, जो बेलारूस का खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता? तो यह है कार्लोस अल्कराज, जो स्पेन का खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के किस खिलाड़ी ने महिला एकल खिताब जीता? तो यह है बारबोरा क्रेसिकोवा, जो चेक गणराज्य का खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है फॉय सागर झील जो अमेजन राजस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया? फॉय सागर झील अजमेर, फॉय सागर झील अजमेर राजस्थान का नाम बदलकर रखा गया वरुण सागर। अगला प्रश्न है किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन अजमेर राजस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया? किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन, जो अजमेर राजस्थान में है, इनका नाम बदलकर किया गया महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी ने
संसद में मांग की कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर क्या कर दिया जाए, वो है बंगला। अगला प्रश्न है 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी की थीम क्या है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और ये 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2025 को मनाया गया और इसका थीम है मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। अगला प्रश्न है विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी की थीम क्या है, तो वह है हमारा साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। अगला प्रश्न है विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी की थीम क्या है, यानी विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है, इसका थीम है एक सतत भविष्य के लिए एक न्याय संगत संक्रमण को मजबूत। अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस जो प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, तो इस विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस की थीम क्या है, तो वो है वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है, इसका थीम क्या है। 8 मार्च को जो मनाया जाने वाला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो 2025 के लिए जो थीम है वह है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो 15 मार्च को मनाया जाता है, इसके लिए थीम क्या है। इसके लिए जो थीम था अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है ग्लेशियर संरक्षण। अगला प्रश्न है विश्व क्षय रोग दिवस जो प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, इसका थीम क्या है, तो थीम था हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो, निवेश करें, काम करें। ये 24 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व क्षय रोग दिवस का थीम है। अगला प्रश्न है भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना। अगला प्रश्न है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, तो वह है वी.आर. गवई। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष हैं तुहित कांत पांडे। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर कौन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी.आर. नारायण। अगला प्रश्न है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। अगला प्रश्न है वर्तमान दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। अगला प्रश्न है झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन थे, वो हैं उमर अब्दुल्ला। अगला प्रश्न है हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो वह है नायब सिंह सैनी। अगला प्रश्न है दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किस नृत्य से था। दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध था ओडिसी से। अगला प्रश्न है दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा समूह के कब अध्यक्ष बने। दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा समूह के अध्यक्ष बने 1991 में। अगला प्रश्न है दिवंगत मनमोहन सिंह जी ने कौन सी जिम्मेदारियां निभाई। दिवंगत मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री, आरबीआई, वित्त मंत्री और आरबीआई के गवर्नर के रूप में जिम्मेदारियां निभाई। अगला प्रश्न है दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से था। दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध जो था वो तबला से था। अगला प्रश्न है दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे था, तो वो भोजपुरी और ये शारदा सिन्हा बिहार से संबंधित है। अगला प्रश्न है दिवंगत यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था। दिवंगत यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से था। अगला प्रश्न है दिवंगत मनोज कुमार कौन थे। दिवंगत मनोज कुमार थे अभिनेता। अगला प्रश्न है 38वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ।
31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला प्रश्न है, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 हुआ अबू धाबी में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 2025 कहाँ हुआ, आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न, एरो इंडिया शो 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? एरो इंडिया शो 2025 बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित आयोजित हुआ। अगला प्रश्न, इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो वह है PSLV-60। अगला प्रश्न है, समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल ब्रोस्टिक्स आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? समुद्र पर भारत के पहले कांच का पुल ब्रोस्टिक्स आर्क ब्रिज का उद्घाटन हुआ तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब जीता हरियाणा स्टीलर्स ने। अगला प्रश्न है, 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब बंगाल ने जीता। अगला प्रश्न है, इसरो किस रॉकेट से NUS-02 उपग्रह के साथ अपना 100वां मिशन लक्ष्य किया? तो वह है GSLV F-15। अगला प्रश्न है, भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई? तो जामनगर गुजरात में हुई। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? खो खो विश्व कप 2024 का शुभंकर घोषित किया गया है तारा और तेजस को। अगला प्रश्न है, ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है, POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरन हुआ? वो है लोबिया। अगला प्रश्न है, भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ? भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय हुआ मिजोरम में। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो वो बेंगलुरु में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, 18वें प्रवासीय भारतीय दिवस 2025 कहाँ हुआ? 18वें प्रवासीय भारतीय दिवस 2025 में भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, 18वें प्रवासीय भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया है? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के मुख्य अतिथि जो चुने गए वो त्रिनिदाद और टोबैगो को। अगला प्रश्न है, भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? भारत पोल पोर्टल का संबंध है CBI से। अगला प्रश्न है, 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने? वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने प्रोबो सुप्रियांतो। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना? ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य बना इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे मुख्यालय की आधारशिला विशाखापट्टनम में रखी है। अगला प्रश्न है, अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता? तो वो ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? तो वो है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाउ इंडिया स्केल्ड MGT20 पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो वो अमिताभ कांत से है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो वह है बागसीर।
अगला प्रश्न, इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया? इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया? तो वह सिल्वर नोटिस है। अगला प्रश्न है, वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किस राज्य से है? तो वह है केरल से। अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? तो वह है अमोनियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया सोनमर्ग, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय है निज़ामाबाद। अगला प्रश्न है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है DRDO ने। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किस देश ने किया? तो वो रूस ने किया। अगला प्रश्न है, किसे यूनेस्को विश्व विरासत का प्रमाण पत्र मिला? तो ये 33वां चराईदेव मोइंदम को मिला। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध है स्वर्ण डोर्न विरोधी सिस्टम। अगला प्रश्न है, मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन हुआ केरल में। अगला प्रश्न है, USA के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? USA के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? वो है JD वेंस। अगला प्रश्न है, ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ हुआ? ICC अंडर-19 महिला विश्व T20 विश्व कप 2025 का आयोजन मलेशिया में हुआ। अगला प्रश्न है, 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो मुंबई में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? यानी ये प्रश्न है, टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच ने बनाया है। अगला प्रश्न है, महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? भारत सरकार फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया को निर्यात करेगी। अगला प्रश्न है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेलेसन ने जीता। अगला प्रश्न है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो वह है एन से यंग। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? तो वह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो ये बेंगलुरु में। 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन हुआ बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव संजीव रंजन को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश में हुआ। अगला प्रश्न है, 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। अगला प्रश्न है,
आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली का स्कैम का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो ये आपदा जोखिम चेतावनी का स्कैम, इसका शुभारंभ हुआ केरल में। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को स्थान मिला चौथा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है इन क्वेंस। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा? वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान होगा भारत। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो है डेविड बेकहम, डायने वॉन और रिकेन यामामोटो को। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान का पुराना नाम क्या है? चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान का पुराना नाम है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कलकत्ता भारत में स्थित है, यहाँ पर आयोजन हुआ। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ पर हुआ? वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण हुआ मुंबई में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष राज्य किसे मिला? नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा ओडिशा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वार्टरमी का संबंध किस बीमारी से है? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वार्टरमी का संबंध है रक्त कैंसर से। अगला प्रश्न है, मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन से है? मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर उदयपुर इंदौर है। अगला प्रश्न है, बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया? बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन राजस्थान में किया। अगला प्रश्न, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया? आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया। मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया? मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड के सदस्य चुना गया है वो जैसा। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता? पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब ओडिशा वॉरियर्स ने जीता। अगला प्रश्न है, प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च की? प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार जम्मू और कश्मीर ने लॉन्च की। अगला प्रश्न है, किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी का सह अध्यक्ष चुना गया? किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया? तो ये पेरिस में। अगला प्रश्न है, सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया? तो वह है जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न है,
इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिराम्मा इंदलू योजना को किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो ये है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, एप्पल ऐप स्टोर और चैट जीपीटी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली दीप सेक एआई किस देश ने विकसित किया है? तो वो है चीन। अगला प्रश्न है, टी20 में नाबाद 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? टी20 में नाबाद 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड तिलक वर्मा ने बनाया है। अगला प्रश्न है, आई स्पोर्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया? आई स्पोर्ट पोर्टल लॉन्च किया सेबी ने। अगला प्रश्न है, महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ? तो ये है हर्ष कुमार। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश किसे चुना गया? विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश चुना गया है रूस को। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ये है 6.4%। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी है टाटा स्टील। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य है बिहार। अगला प्रश्न है, कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध किस देश से है? कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तारानाकी का संबंध है न्यूजीलैंड से। अगला प्रश्न है, एक्सियोम मिशन 4 AX4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वह है शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न है, रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपलरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपलरी आर्द्रभूमि स्थित है सिक्किम में। अगला प्रश्न है, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है, DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS का सफल प्रशिक्षण कहाँ किया? तो वो ओडिशा में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वो है 4.4%। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला? तो वह त्रिवेणी। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किस देश से? तो है चीन से। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? ये R प्रज्ञानदा ने जीता। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन प्रारंभ किया? एक्वेरिन सैन्य अभ्यास किस देश का साथ किया गया? तो ये मालदीव के साथ। अगला प्रश्न है, AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन होगा? यानी AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित होगा? भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो वो है बिहार। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है? वो है अरहर, उड़द और मसूर का दाल। अगला प्रश्न है, पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये है UAE। अगला प्रश्न है,
बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया है। अगला प्रश्न है, ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है? ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध है चंद्रमा से। अगला प्रश्न है, भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ? भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ हुआ हरियाणा में। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध है कोलकाता से। अगला प्रश्न है, 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ हुआ? 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। अगला प्रश्न है, निर्भया कड़ी मोगलाह जिया कल्पना अविजन स्वर्ण कालिका और वीरांगना योजना किस राज्य ने प्रारंभ की? तो ये की है ओडिशा राज्य ने। अगला प्रश्न है, इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया? इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया? तो ये भोपाल। भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यंग का संबंध किस देश से? तो वो है कैमरून। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के पहले 101 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने प्रारंभ किया है? ऑपरेशन डेविल हंट प्रारंभ किया है बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है, रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किस देश से है? तो वह है स्वीडन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो 2024-25 से संबंधित था, जो कि आने वाले सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर उपयोगी साबित हो सकता है। तो थैंक यू सो मच।